आफ्टरनून सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी लैब पर। और सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और दिवाली की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। सभी लोग बढ़िया से दिवाली मनाइए, अच्छे से माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ, जहां पर भी हो खुश रहिए, मस्त रहिए। और हमारी क्लास आज की जो है वो पॉलिटी की है। कुछ क्वेश्चंस आपके पॉलिटी में करा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनकी बात हम लोग करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपना क्लास, आज की पॉलिटी क्लास। हमारा जो पहला सवाल आज का है वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? Which fundamental right was considered by the Supreme Court to have a proper environment? कौन से अनुच्छेद में बोला गया है, जरा बताइए फटाफट। पर्यावरण की बात की जा रही है, समुचित पर्यावरण की बात की जा रही है, तो ये कौन से आर्टिकल में आ जाएगा या किसके तहत आता है? ये जल्दी बताइए फटाफट। चलिए तो याद आता है बेटा लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि जो लाइफ जो है हमारे जीवन है, जीवन के लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा है? ये आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 21 या जो राइट टू लाइफ है, अगर इसके तहत जब आपका एनवायरमेंट ही नहीं रहेगा जिसमें हम रहते हैं, जिसमें सांस लेते हैं, अगर वही नहीं रहेगा तो हम जिन पे रह के क्या करेंगे? तो एक तो इसमें डाला गया है, ऊपर से आपका 48A में आ जाएगा। 48A में आ जाता है जो कि आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत इसको रखा गया है, जिसको आप एनवायरमेंट की बात करते हैं, प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, राइट। चलिए हमारा जो दूसरा सवाल है आज का वो यह मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? आर्टिकल 6 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट डील्स विद, जो आर्टिकल 6 है ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट का आर्टिकल 6 की बात कर रही है, किसके समक्ष क्या बोलता है, ये किससे संबंधित है आपसे पूछा जाए अगर, तो इसका क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो बेटा रखिएगा संयुक्त चार्टर, संयुक्त जो राष्ट्र का जो चार्टर था, उस चार्टर में एक कथन था कि कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, मतलब जो कानून के समक्ष जो पेश किया जाएगा वो एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति माना जाएगा। रिकॉग्निशन एज अ पर्सन बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष उसको क्या माना जाएगा? पर्सन माना जाएगा, व्यक्ति माना जाएगा, जो कि 10 दिसंबर 1948 को प्रतिपादित हुआ। ठीक है बात, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर, कानून के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पर। सो क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? लोअर पीसीएस 2021, लोअर पीसीएस मेंस 2021 में सवाल ये पूछा गया है। और सेम स्टेटमेंट आपका यूपीएससी के इस बार के एग्जाम में, यूपीएससी में सेम स्टेटमेंट की बात करी गई है। वहां पर एक आर्टिकल का मैचिंग के लिखा हुआ था वहां पर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कौन सा आर्टिकल है जो श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करता है, मतलब लेबर पार्टिसिपेशन को मैनेजमेंट में करता है? 39A, 38B, 43A और द 36, इनमें से कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो ये जो आर्टिकल है बेटा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 43A हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 43A हो जाएगा, जो लेबर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने की बात करता है। अनुच्छेद 43A, आर्टिकल 43A। यहां पे बात की जा रही है 39A, तो 39A जो है आपका वो फ्री लीगल एड आ जाएगा, फ्री लीगल एड। ये सारे वो आर्टिकल हैं जो बाद में ऐड किए गए। फ्री लीगल एड मतलब फ्री कानूनी सहायता गरीबों को प्रदान करना, यह आ जाएगा आपका किसमें? यह आ जाता है बेटा 39A में। ठीक है बात। और कौन से अनुच्छेद के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से अमेंडमेंट के तहत ये जोड़े गए? तो याद करिएगा 42nd अमेंडमेंट 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत ये 43A, 39A जो है ये आर्टिकल आपके जोड़े जा चुके हैं। ठीक है बात। चलिए, और यहाँ पे एक 39A आता है, 43A आता है। देखो एक तो हो गया आपका फ्री लीगल एड जो कि 39A है, 43A आ जाएगा जो आपका लेबर का पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में, और तीसरा इंपोर्टेंट और है जो 48A है, 48A। ठीक है, 48A जो कि एनवायरमेंट के लिए है। ये तीनों आर्टिकल आपके 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुए हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों? Which one is related to the directive principle of state policy? The article says that the state shall take steps to organize village पंचायत, पंचायत की बात की जा रही है। ये डीपीएसपी में बोला गया है कि राज्य जो है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज कर सकती है एंड इंडो देम विथ सच पावर्स एंड अथॉरिटी टू बी नेसेसरली टू इनेबल देम टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये आर्टिकल आपका किस में आ जाएगा? डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसकी बात की जाती है। और आर्टिकल है वो कौन सा? आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 की बात की जा रही है। डीपीएसपी पार्ट 4 की बात की जा रही है। ठीक है बात,
क्लियर हो गई ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 ये मैं आपको बता चुका हूं, 39 से फ्री लीगल एड की बात करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, और 38 भी क्या बोलेगा? 39 ये मैंने बता चुका हूं आपको, ये फ्री लीगल एड की बात करता है। ये लीगल एड नोट कर लीजिएगा, इसमें लीगल एड की बात करता है। ठीक है, और 38 भी किसके लिए बोलता है? इक्वलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है राज्य में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य कर्तव्य के बारे में बात की गई है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया Which article of the Constitution of India talks about the duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 18। तो याद करिएगा, ये भी डीपीएसपी के अंतर्गत बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत इसको बोला गया है। तो अनुच्छेद 12 आएगा नहीं, ये आपका फंडामेंटल राइट में चला जाएगा, एफआर में चला जाएगा। ठीक है बात। यहां पे बात करें आर्टिकल 33 36 से 51 तक है, आर्टिकल 18 आएगा नहीं, आर्टिकल 33 आएगा नहीं क्योंकि डीपीएसपी में है, और 36 से 51 है डीपीएसपी। तो ऑब्वियस बात है कौन सा आ जाएगा? आर्टिकल 47 आएगा। अनुच्छेद 47 की बात यहां पर की जा रही है। क्लियर हो गई ये चीज। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। चेंज इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच नीड्स टू बी पास्ड बाय। किसके द्वारा पास किया जाना चाहिए? संसद के दोनों सदनों के द्वारा, या संसद में उपस्थित 2/3 का अनुमोदन और मतदान, मतलब अप्रूवल और वोटिंग किसकी? 2/3 की चाहिए होगी। इनमें से क्या करेक्ट आंसर होगा यहां से? तो करेक्ट आंसर होगा कि अगर डीपीएसपी में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, कोई भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो संसद के दोनों सदनों में उसको पारित होना चाहिए, और इसके साथ साथ में क्या होना चाहिए? 2/3 मतदान और 2/3 अप्रूवल भी होना बहुत ही आवश्यक है, तभी वहां पर चेंज हो पाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। भारत की राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? With reference to the directive principle of state policy of India, which of the following statement is correct? ठीक है बात, देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य है राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना। ये सकारात्मक प्रवृत्ति क्या होती है, नकारात्मक प्रवृत्ति क्या होती है, पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर फंडामेंटल राइट की बात की जाए, फंडामेंटल राइट की बात की जाए, फंडामेंटल राइट, और अगर डीपीएसपी की बात की जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की जाए, तो ये नेगेटिव नेचर के होते हैं, ये पॉजिटिव नेचर के होते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये यूपीएससी तक में पूछा जा चुका है। ये फंडामेंटल राइट जो है वो नेगेटिव नेचर के होते हैं, डीपीएसपी पॉजिटिव नेचर के होते हैं। इनके लिए आप क्या कर सकते हैं? इनके लिए आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। इनके लिए रिट बनाई गई है, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, किसी की शिकायत कर सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये जो है आपके सकारात्मक नेचर के हैं, राज्य के अधिकारों को सकारात्मक तरीके से ये शो करते हैं, और इनका लक्ष्य होता है कि सामाजिक यानी कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना, एक इक्वलिटी प्रोवाइड कराना, जिससे एक बेहतर राज्य की स्थापना की जा सके। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान की राज्य नीति के निर्देशकता सिद्धांत में निम्नलिखित विशेष रूप से कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से इसकी सुरक्षा के प्रति नीति में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिकली स्टेटेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर हैव अ पॉलिसी टुवर्ड इट्स सिक्योरिटी। पहला, कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना चाहिए। क्या ऐसा बोला गया है? हाँ भैया, ऐसा एकदम से बोला गया है कि भैया पुरुषों और महिलाओं को दोनों को ही क्या दिया चाहिए? समान वेतन दिया जाना चाहिए। तो ए वाला जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बात। और कौन से आर्टिकल में बोला गया है? कौन से में? 39A में बोला गया, 39 आर्टिकल में बोला गया है। आगे, श्रमिकों और पुरुषों और महिलाओं की स्वास्थ्य और शक्ति, बच्चों की निविदा उम्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है। उनके नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जाता है ताकि वे अपनी आयु या ताकत से बचने वाले अभियान में प्रवेश कर सकें। दैट द हेल्थ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मैन एंड वुमेन ऑफ द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड एंड द सिटीजन्स आर नॉट कंपेल्ड बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर इनटू द एविजन ऑफ देयर एज ऑफ द स्ट्रेंथ। तो ये भी आपका बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो ए और बी यहां पर दोनों ही करेक्ट होंगे, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया है बेटा, आज के क्वेश्चन अच्छे हैं, पॉलिटिक है।
निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में भी निर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है कि राज्य अपनी नीति को विशिष्टता निम्नोमुखी बनाएगा। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हिंदी बड़ी टफ हो गई इसकी। Which of the following statement is specially mentioned in the directive principle of state policy in the Constitution of India? The state shall in particular make its policy oriented so as to, पहला, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप में सामूहिक हित सध सके। The ownership and the control of the material resources of the community should be distributed in such a way as to best serve the collective interest। बोलो ये बात सही है कि नहीं है? कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात तो करता ही है, सोशल और इकोनॉमिक आपकी इक्वलिटी की बात तो करता है, तो यहां पर ए वाला जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी सकेंद्र ना हो। मतलब कोई भी जो एक्यूमुलेशन है वेल्थ का वो इस तरीके से ना हो कि उससे एक तरीके से समानता ना रहे, असमानता फैल जाए, अनइक्वलिटी फैल जाए। तो यहाँ पे इकोनॉमिक रूप से भी क्या रहना चाहिए, इक्वलिटी रहना चाहिए, कंसंट्रेशन भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी के पास सारी जमीनें हो गई, चकबंदी वगैरह चलाई जाती है, पट्टेदारी चलाई जाती है, वो सब इसी के द्वारा चलाई जाती है। तो बी वाला जो हो जाएगा ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ए और बी यहाँ पर दोनों ही करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन 9। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है? Which of the following was not mentioned in the original Constitution of India as the directive principle of state policy? ऑप्शन ए, जीवन स्तर को बढ़ावा राज्य का कर्तव्य होता है। जीवन स्तर को बढ़ावा करना एकदम से सही बात है कि जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इसके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, रोजगार प्रोवाइड करना, ये किसी राज्य का क्या होता है, कर्तव्य होता है। एकदम से करेक्ट बात है। पोषण का स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य होता है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी सही बात है क्योंकि पीडीएस सिस्टम के तहत अनाज, दालें, चीनी ये सब दिया जाता है। आंगनबाड़ी व्यवस्था चलाई जाती है, बच्चों के पास पोषक तत्व खाने वाली चीजें पहुंचाई जाती हैं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनकी देखरेख भी की जाती है आंगनबाड़ी वगैरह की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा। तो ये भी सही बात है। पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। Which of the following was not mentioned in the original constitution of the directive principle of state policy? तो देखो यार, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है। ये आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल आता है 48A, 48A आता है। और आप सब लोगों को पता है कि 48A जो है वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये ऐड हुआ। इसका मतलब है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। बाकी जीवन स्तर को बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज करना और पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना, ये सारी की सारी चीजें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी। राइट, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया है? शिक्षा का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन, कौन सा नहीं कहा गया है? जल्दी से बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है कि शिक्षा के अधिकार की भी बात की जाती है, शिक्षा के अधिकार की भी बात की जाती है, और यहाँ पे बात करी जाएगा बात की जाएगी शिक्षा के अधिकार की बात भी है और ग्राम पंचायतों के संगठन की बात है। बट ये अलग बात है कि 0 से 6 साल के बच्चों की बात की जाती है। यहाँ पर ग्राम पंचायतों का संगठन भी बोला जाता है आर्टिकल 40 के अंतर्गत। और जो 6 से 14 है ये आपका फंडामेंटल राइट में आ जाता है, 21A 86 अमेंडमेंट के तहत आ जाता है। तो शिक्षा के अधिकार की बात भी की जाती है, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो नाइदर ए नॉर बी हो जाएगा। नाइदर ए नॉर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ए वाला जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अरेंज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नीति निर्देशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वो संविधान में सूचीबद्ध हैं। तो इसको ध्यान से आपको आर्टिकल वाइज पढ़ना भी जरूरी है, एक बार देखना भी जरूरी है कि किस तरीके से सीक्वेंसों को अगर पूछ दिया जाए तो आप उसको अच्छे से बता पाए, राइट, बता पाए। ठीक है, बात क्लियर हो गई ये चीज। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कि राज्य के द्वारा लोगों को क्या करना, आपको कल्याण को बढ़ावा देना और सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखना। पहला तो ये आ जाता है। दूसरा आ जाता है यहाँ पर कौन सा, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। समान न्याय एवं द मुफ्त कानूनी सहायता, ये हो जाएगा आपका 39A आ जाएगा। 39A की बात कर रहे हैं ये। फिर आता है ग्राम पंचायतों को संगठित करना। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो किस में आ जाएगा? ग्राम पंचायतों का संगठन की बात की जा रही है, तो किस में आएगा बताइए फटाफट, किस में आ जाएगा? ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की जाए तो किसमें आ जाएगा?
जल्दी से बताइए फटाफट। ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की जाए तो किसमें आ जाएगा? चलिए अभी बताया यार, ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 के अंतर्गत आ जाएगा, 40 के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, राज्यों द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखना, ये कौन सा आर्टिकल में आ जाएगा? ये आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 38 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा पहले पी आएगा, फिर आर आएगा, फिर क्यू आएगा, पी आर और क्यू, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए पी आर क्यू यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 13, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? कौन से आर्टिकल में बात की गई है? तो 38 हमने देख लिया, 38 में तो कहा नहीं गया, 38 तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, सुरक्षा रखना वगैरह। ठीक है, बताइए फटाफट। 38 हो गया। 38 के बाद बात करें, 38 देख चुके हैं हम लोग, 36 की बात कर चुके हैं। यहां पे जो आर्टिकल आपका दिया हुआ 49, आर्टिकल 49 के तहत ऐसा कहा गया है, आर्टिकल 49 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 के तहत बोला गया है कि राज्य के नीति से सिद्धांतों के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में बात की जा रही है। राइट, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सब डीपीएसपी क्वेश्चन है आज, लाइन से डीपीएसपी के क्वेश्चन है। डीपीएसपी में कोई टॉपिक आपका नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे यहां से। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप से मिलान किया गया है? विच ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज करेक्टली मैच्ड विद द रिलेवेंट आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है बात। पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का जो कर्तव्य है वो अनुच्छेद 47 में है। क्या ऐसा सही है? क्या ऐसा सही है? बताइए फटाफट। तो एकदम से सही बात है, ये आर्टिकल 47 में ही बोला गया है। प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता एवं अनुच्छेद 43A, ये भी बात सही है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान अनुच्छेद 45, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर पी क्यू आर जो है वो तीनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, पी क्यू एंड द आर। 47 में पोषण और जीवन स्तर, 43A में जो आपका लेबर्स का मैनेजमेंट में सहभागिता, और 45 में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं है? ऐसे सवाल आएंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं आएंगे, अगर आपको पता होगा तो आसानी से आप लगा देंगे इसको। काम पाने का अधिकार, कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान। आप सब लोगों को पता है कि दोनों की ही बात ये की जाती है, दोनों को ही वरीयता दी जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहां पे ये सिद्धांतों में उल्लेखित थे, मतलब ये भी था, काम पाने का अधिकार भी था और कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान भी हो जाएगा। तो यहां पे पूछा गया कौन सा उल्लेखित नहीं था? तो नाइदर ए नॉर बी, दोनों ही उल्लेखित थे, दोनों ही उल्लेखित थे, ये बात नोट कर लीजिएगा। ठीक है बात। और ये पहला कौन सा आर्टिकल है? पहला काम पाने का अधिकार आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41, और ये कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता मैटरनिटी रिलीफ की बात की जाए तो ये 42 हो जाएगा, आर्टिकल 41 एंड द 42। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हमको क्वेश्चन खत्म करने पड़ेंगे। यही सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों ही इस भाग में इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? मतलब इट इज द पर्पज ऑफ द हाउस दैट इन द फ्यूचर both the legislature and the executive, ठीक है, should not merely brag to these principles, okay, but they should be made the basis of all executive and the legislative proceedings. The base should be the DPSP. ये किसने बोला? ये कौन बोला इस चीज को? किसने कहा था? अगर आपसे बोला जाए तो ये बोलने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि डीपीएसपी को आधार बनाना चाहिए, चाहे वो आपका कार्यपालिका हो चाहे वो विधायिका हो, दोनों को ही अपने निर्णय लेने के लिए क्या करना चाहिए? इसको बेस बनाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य से भी? यहाँ पे कोई वक्तव्य यहाँ पर नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको वक्तव्य है जो मैं आपको बता देता हूँ क्या वक्तव्य है। चलिए, पहला वक्तव्य ये आता है, ए ऑप्शन इसमें ये बोलता है, ए ऑप्शन यहाँ पर ये बोलता है, पहला ऑप्शन ये बोलता है, ए ऑप्शन ये बोलता है कि ये जितने भी आपके सिद्धांत रहे हैं ये सारे के सारे क्या समाजदारी विचारधारा पर थे? क्या ये समाजवादी विचारधारा पर थे? पहला ऑप्शन मान लीजिए, ए ले लीजिए, समाजवादी विचारधारा पर थे, एक ऑप्शन ये।
तो बेटा समाजधारी विचारधारा की बात की जाए तो हाँ भैया, ये जो है आपका समाजधारी विचारधारा पर ही आधारित थे, जिनकी बात हम डीपीएसपी में करते हैं। और दूसरी बात अगर बोला जाए इनसे कि इनमें जनता का सार निहित है या जनता की भलाई निहित है, जनता को इकोनॉमिक या सोशल रिलीफ की बात की जाए, सोशल इक्वलिटी की बात की जाए, तो ये भी बात यहाँ पे सही हो जाएगी। इस तरीके से अगर स्टेटमेंट हो तो आप सही लगा के आ जाइएगा यहाँ पर, ठीक है बात। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों का रक्षा करने का प्रयास करेगा? The state shall endeavor the protect and the promote the environment of the country and protect forest and the wildlife। आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A आ जाएगा, आर्टिकल 48A। और 48 की बात की जाए तो वो आ जाएगा काउ स्लॉटरिंग, जो गौ हत्या वगैरह है वो काउ स्लॉटरिंग आ जाएगी आपकी किसमें, 48 में आ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से राज्य के किस नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य एक ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण करना है जिससे लोगों की उन्नति और कल्याण हो? Which one of the following directive principle of the state policy aims at creating such a social order which will lead to progress and welfare of the people? किसकी बात की जा रही है? पहला, राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने और उसे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा जहां लोगों को न्यायिक यानी कि जुडिशियल, सामाजिक यानी कि सोशल और राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल वहां पे क्या मिले, सुरक्षा प्रदान हो। उनके राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं से जुड़ने के लिए भी सूचित करेगा। एकदम से सही बात है। सोशल, पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिकल, ये तीन इक्वलिटी की बात की जाती है, इनको सपोर्ट करने की बात की जाती है। दूसरा, राज्य पूरा प्रयास करेगा कि लोगों के आय के अंतर को कम से कम कर सके, कि भैया सबको अपॉर्चुनिटी दें, एम्प्लॉयमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। ये अमीर गरीब वाला कॉन्सेप्ट ना रहे, इसको खत्म करने की बात करेगा। बिल्कुल सही बात है। सुविधाओं और अवसरों के बीच की असमानताओं को दूर कर सके, ना सिर्फ अलग अलग बन की उन लोगों के लिए जो भी समूह में रहते हैं या अलग अलग कामों को करते हैं, तो ये भी बात सही है। यही सारे जो पॉइंट थे वो डीपीएसपी में आते हैं। तो ए और बी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, ए एंड द बी, राइट। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन से गलत हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? वे अदालत द्वारा लागू होते हैं, अदालत द्वारा लागू होते हैं। मैं कितनी बार बता चुका हूं चिल्ला चिल्ला के कि अदालत के द्वारा ये लागू बताइए फटाफट, अदालत के द्वारा लागू होते कि नहीं होते? मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, कई बार बता चुका हूं कि अदालत के द्वारा लागू नहीं होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब ये यहां पर करेक्ट होगा। वे आयरलैंड के संविधान में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित है। हाँ, ये बात तो सही है, आयरलैंड से लिया गया है, डीपीएसपी को पार्ट 4 में डाला गया है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा, वैसे सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पी, जो पी है जो कि गलत है, क्यू वाला क्या है, सही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है? Which one of the following is not the category under which the directive principle of state policy are classified? ठीक है, स्मारकों की सुरक्षा करता है बात, पर्यावरण की सुरक्षा करता है बात, 48 है। अन्य देशों के संबंध की बात करें, अन्य देशों के साथ संबंध की बात करें, या आर्थिक और समाजवादी की बात करें, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, बताइए फटाफट। चलिए देखो यार, अगर मैं स्मारकों की सुरक्षा की बात करूं तो स्मारकों की सुरक्षा की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 49, चलो मान लिया 49। पर्यावरण की बात करूं तो हो जाएगा 48A, 48A हो जाएगा। अगर मैं आर्थिक और समाजवादी की बात करूं, इक्वलिटी की बात करूं, जो कि आ जाएगी आपकी आर्टिकल 38 के अंतर, आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आ जाएगी। यहां पर अन्य देशों के साथ संबंध, कुछ ऐसी बात की तो गई है अन्य देशों के साथ, लेकिन संबंधों की बात नहीं की गई है। ये बात की गई इंटरनेशनल पीस की बात की गई है कि भाई हम शांति और समझौता क्या करेंगे, बना के रखेंगे, जो कि आपका आर्टिकल 51 में दिया गया है। ये इंटरनेशनल पीस की बात की गई है, आंतरिक शांति और सुरक्षा की बात की गई है, इंटरनेशनल संबंधों की बात नहीं की गई। तो आर्टिकल 51 में बोला गया, तो सी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रिलेशन नहीं बताया गया है, ये बताया गया है क्या, पीस बताएगी कि पीस रखेंगे और वहां पे क्या रखेंगे, सिक्योरिटी रखेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा से संविधान अनुच्छेदों से सही ढंग से मेल खाता या खाते हैं? विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स इज आर करेक्टली मैच्ड विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? पहला न्यायपालिका से कार्यपालिका, न्यायपालिका से कार्यपालिका, नोट करिएगा,
न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 47 दिया हुआ है, क्या यह सही है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार अनुच्छेद 43, 37, ये तो कतई हटा दो, ये तो अभी अभी हमने क्या किया, गलत किया है, ये आर्टिकल 51 में है, 51 में है ये, तो ये तो गलत हो गया। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण और अनुच्छेद, कौन सा सही होगा बेटा, कौन सा सही होगा? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल आपका ये सही है, आर्टिकल 49, तो आर वाला सही हो जाएगा, केवल आर ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को आदेश देता है कि वह, 48 की बात की जा रही है, गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाएं, गाय और बछड़ों के वध पर क्या करें, रोक लगाएं। when the slaughtering of the cows and the calves, इनके मरने पर, इनके काटे जाने पर क्या लगाए, बैन लगाएं। 48 एक किसका है, एनवायरमेंट का है। आगे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? 1976 की बात की जा रही है। 1976 का जो अमेंडमेंट आता है, 42nd अमेंडमेंट की बात की जा रही है, तो वो हो जाएंगे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी या सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है, इन्हीं के नाम पर उस कमेटी का नाम रखा गया है। 42nd अमेंडमेंट 96 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऐसे करके क्वेश्चन बहुत आएंगे। पहला, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए यह राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। क्या यह वाकई में राज्य को संबोधित किए हुए कुछ निर्देश हैं? एकदम से निर्देश हैं। वे न्यायालय में प्रवर्तनीय है, दे आर द एनफोर्सेबल इन द कोर्ट। कोर्ट में नहीं जा सकते, इसके लिए कोर्ट में बिल्कुल नहीं जा सकते इनके लिए। हाँ, निर्देश दिए गए हैं कि इन पे आप काम करिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए ओनली इज द करेक्ट आंसर। केवल ए वाला जो हो जाएगा वो सही होगा। ठीक है बात। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विद रेफरेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला, ड्यूटी टू रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, ठीक है। ड्यूटी टू वैल्यू एंड द प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर मिक्स कल्चर, ड्यूटी टू वोट, ड्यूटी टू पे टैक्सेस। बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। चलिए, ये बात की जा रही है मौलिक कर्तव्यों की बात की जा रही है, फंडामेंटल, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं की जा रही है। यहां पर ये बात की जा रही है ड्यूटीज की बात की जा रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जा रही है, जो कि आपके आर्टिकल 51 ए में ऐड किए गए हैं। आर्टिकल 51 ए में पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करती थी और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो है, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी आपका ऐड की गई है, आपका एजुकेशन वाली, शिक्षा वाली जो है वो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है। राइट, बताइए फटाफट इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा नहीं होगा? ठीक है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार, ठीक है बात, कौन सा वक्तव्य? ऐसा कुछ तो नहीं बोला गया है। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य ये बोला गया है। वोट करने का अधिकार, ड्यूटी ऑफ वोट, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये आपका लीगल राइट है, आपका लीगल राइट है वोट करना। और टैक्सेस को पे करना भी एक तरीके से कानूनी आपका बन जाता है, ये आपका ड्यूटीज में नहीं आता, ड्यूटीज में सिर्फ आपका आएगा बी वाला। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी निर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है? राज्य को प्रयास करना होगा। Which one of the following statement is specifically referred to in the directive principle of state policy in the Constitution of India with the aim of promoting international peace and the security? तो आर्टिकल 51 है, पहली बात तो नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 के साथ साथ में आप देख लीजिए कौन सा करेक्ट होगा। पहला क्या बोल रहा है? अंतरराष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, टू इंक्रीज रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ एंड द ट्रीटी ऑब्लिगेशन, जितने भी होते हैं ये करना पड़ेगा, ठीक है बात। टू इंकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, जो भी डिस्प्यूट है आपके दूसरी कंट्रीज के साथ उनको क्या करेंगे, सेटल करेंगे, ये भी बात है। तीसरा, परमाणु निरस्तीकरण और पहले हमला नहीं नीति को प्रोत्साहन देने का, टू प्रमोट द न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट एंड नो फर्स्ट अटैक, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। तो सी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला क्या हो जाएगा, कोई भी प्रयास नहीं होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ए और बी ओनली, ए और बी, सी वाला नहीं होगा। चलो आगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान से अध्याय
अध्याय 4 में निहित हैं। अध्याय कौन सा आ जाएगा? अध्याय में निहित है। कौन सा अध्याय में निहित है? राज्य की नीति से सिद्धांत, फटाफट बताइए। अध्याय 4 में निहित है, आपके चैप्टर 4 में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 36 से 51 आ जाएगा। ये तो आसान सवाल हो गया। अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। किस्मत है आपकी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण किया जाता है? तो पहले ही देखो करेक्ट हो गया आंसर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में का विवरण किया जाता है, आर्टिकल भाग 4 में किया जाता है। और अगर 4A की बात करें तो आपका यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएंगी, मौलिक कर्तव्य आ जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? कितने मूल कर्तव्य दिए गए? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो दी गई हैं? तो याद करिएगा, पहले 10 हुआ करती थी, अब कितनी हो गई हैं? 11 हैं। तो कुल मिला के कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो दी गई हैं, जो कि पार्ट 4A आर्टिकल 51A, और अगर पार्ट पूछा जाए तो 4A आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट भी क्या करिएगा? नोट करिएगा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये फंडामेंटल राइट की बात, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो कहां से ली गई हैं, कौन सी कंट्री से ली गई हैं। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो याद करिएगा, जो आपका फॉर्मर सोवियत यूनियन था, फॉर्मर सोवियत यूनियन यानी कि पूर्व जो सोवियत यूनियन है, यहां से लिए गए फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो वो यूएसए से लिए गए फंडामेंटल राइट। अगर यहां पर बात किया जाए किसकी, डीपीएसपी की बात की जाए, डीपीएसपी जो लिया गया है वो लिया गया है आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्न को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। जस्टिस वर्ड जो है आर्टिकल 48 में यूज हुआ है। किस तरीके का न्याय है? किस तरीके के न्याय, किस तरीके की जस्टिस की बात करता है? तो बेटा जस्टिस कौन सा हो जाएगा? सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात करता है। सोशल, पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है, ठीक है बात। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट राज्यसभा फॉर्म्ड? पहली राज्यसभा का गठन जो है वो कब हुआ था, कौन सी तारीख को किया गया था? तो सबसे पहला जो गठन हुआ था वो हुआ था 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 को गठन किया गया था सबसे पहले राज्यसभा का। 1952 में 1952 में इसका गठन किया गया था, ठीक है बात। पहली बैठक इसकी कब हुई थी? 3 अप्रैल को गठन हुआ। अगर आपसे पूछा जाए पहली बैठक कब हुई, तो पहली बैठक होती है, पहली बैठक नोट कर लेना बेटा, पहली बैठक जो होती है वो होती है 13 मई 1952। 1952 में ही इसकी पहली बैठक की जाती है, ठीक है बात। और इसकी जो अध्यक्षता थी, इसकी अध्यक्षता यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है बात, नोट कर लीजिएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है बात। और ये हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ? चलो इसके बाद आगे की कहानी बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, नहीं वरना इसमें पूरा क्लास चली जाएगी। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? Who has the right to declare the war with any other country in India? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और द क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्री। तो किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास में है। प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर, पी ओनली। क्योंकि सारी जो सेनाएं होती हैं, तीनों सेना, थल सेना, जल सेना, ठीक है बात, इन सबका अध्यक्ष जो होता है वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को समक्ष दायर किया जा सकता है। An election petition in relation to the election of the president and the vice president can be filed before। जो याचिका होती है इनके इलेक्शन के तहत, ये किसके अंतर्गत दायर की जा सकती है, किसके सामने? तो ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में आप दायर कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और द सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? Who became the president of the India after the tenure of the नीलम संजीव रेड्डी? नीलम संजीव रेड्डी याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी जी के बाद भारत के जो राष्ट्रपति बने थे वो थे ज्ञानी जैल सिंह, जिनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक रहा है और भारत के ये 7वें राष्ट्रपति रहे हैं। ज्ञानी जैल सिंह
भारत के 7वें राष्ट्रपति, 7th राष्ट्रपति, और जो कार्यकाल है वो 1982 से 1987 तक रहा है। ठीक है बात। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करने का अधिकार देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव द राइट टू अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टू, किसको अधिकार है अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करने का? तो भारत का जो संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भारत का राष्ट्रपति जो होता है, भारत का प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ही क्या कर पाएगा, अटॉर्नी जनरल को क्या करता है, नियुक्त करता है। अटॉर्नी जनरल को सभी जगह पर सुने जाने का अधिकार है, किसी भी संसद के सभा जो होती है उसमें अटेंड करने का अधिकार है, बट वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, वोटिंग राइट इनको नहीं दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? The President of India is elected by the members of an electoral college according to which system? कौन सा सिस्टम होता है जिसके तहत चुना जाता है? पहली बात तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो याद रखिएगा सिंगल ट्रांसफरेबल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल रिप्रेजेंटेशन के तहत नहीं चुना जाएगा। इनको क्या किया जाता है, एकल गैर हस्तांतरणीय मत के माध्यम से और अनुपातिक, याद रखिएगा प्रोपोर्शनलिटी बाय मींस ऑफ द सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट, इसके द्वारा इनको क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। जो हम लोग प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, यही प्रतिनिधि बाद में किसका चुनाव करते हैं, ये राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 39, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो अध्यादेश या जो ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, इनमें से कौन सा सही है? पहला, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति समतुल्य ही है। दूसरा, संसद के द्वारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। कौन सी बात सही है, जरा बताइए फटाफट, कौन सी घटना सही है, बताइए फटाफट। याद रखिएगा अनुच्छेद 123 में, आर्टिकल 123 में, आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है, ऐसा कहा गया है कि अगर संसद के जो दोनों सदन है, आपको याद रखिएगा प्रावधान सदन नहीं है, तो राष्ट्रपति जो क्या हो जाता है, समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, उस केस में क्या किया जा सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश पारित किया जा सकता है 123 के तहत। और अध्यादेश की शक्ति समतुल्य है, मतलब क्या हो जाती है, द पावर ऑफ द ऑर्डिनेंस प्रोमोगेटेड बाय द प्रेसिडेंट इज द सेम। ये तो करेक्ट बात है, ये तो सेम बात है। जब सिटिंग नहीं होती है, संसद की बैठक नहीं होती है, तब राष्ट्रपति जो होते हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है बात। चलिए, और याद रखिएगा ये आपका संसद का यहाँ पर दिया गया है, कितना डेट दी गई है यहाँ पर, ये बोला गया है कितना 3 वीक्स, ये 3 हफ्ता नहीं है, यहाँ पे 6 हफ्ता का टाइम होना चाहिए था, तब ये सही हो जाता, मतलब ये गलत होगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाता है 6 वीक्स। तो करेक्ट क्या होगा, केवल ए जो होगा वो करेक्ट होगा, ए ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? विद रेफरेंस टू द इंप्लीमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त हो जाएं। मतलब impeachment can be brought against the president only if he is proved unfit for the office of the president or is found to be involved in the financial irregulation। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा? ठीक है, ऐसा नहीं है, दोनों सदस्य के साथ बहस में हिस्सा लेते हैं, इन्हें मत देने का अधिकार है, इनके वोटिंग करने के बाद ही प्रपोजल दिया जाता है और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। तो ये वाला जो करेक्ट है वो नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा आपके याद रखेंगे यहाँ पे जो बी वाला है, बी वाला की बात की जा रही है कि सिर्फ इसी कंडीशन में हटाया जा सकता है। तो बी वाला कंडीशन सिर्फ इस कंडीशन में नहीं होता है, इसके अलावा अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी भी, कोई भी अगर एक्टिविटी जैसे आती है जो आपका चलाया जा सकता है, कोई भी अगर एलिगेशन लगते हैं किसी भी तरीके के, तो उस केस में अगर इंपीचमेंट जो है पास हो जाता है पार्लियामेंट में वोटिंग के थ्रू, तो ये इंपीचमेंट चलाया जा सकता है। सिर्फ 2 कैटेगरी नहीं है, कई सारी कैटेगरीज में आती है। तो ए और बी क्या हो जाएंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही गलत हो जाएंगे, ए बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, आपके आंसर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दिवाली है, दिवाली में अच्छे से जाइए, अच्छे से तैयारी करिए। एक दिन की दिवाली मनाइएगा क्योंकि आपके एग्जाम लगे हुए हैं। दिवाली मना के अगले दिन फिर पढ़ने बैठ जाइएगा। कुछ भी उल्टा सीधा मत खाइएगा जिससे आपका पेट खराब हो जाए, बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए। ठंडी का ख्याल रखिएगा क्योंकि एग्जाम लगे हुए हैं। ये 4-5 दिन अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। दूसरा, आपका
लेखपाल का जो बैच है आपका, एक कंप्लीट बैच, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, यूपी टेट, टीएटी, एसएससी फेस, नेवी, एमआर, ये स्टार्टिंग के 1000 स्टूडेंट के लिए ये बैच कंप्लीट बैच है, सबकी तैयारी कराई जाएगी। इसमें सिर्फ 99 रुपए का अवेलेबल था और इसमें अब 600 सीट जो है वो फुल हो चुकी हैं, सिर्फ 400 सीट बची हैं। तो जाइए जल्दी से इस बैच को खरीदिए, केवल 99। उसके बाद ये बैच होंगे आपको इस कॉस्ट पे मिलेंगे। आपको पुलिस कांस्टेबल आपका 499 में पूरा बैच होगा, लेखपाल आपका 399 में, आपका फेज 9 का जो होगा वो 899 में होगा, और यहाँ पे आपका जो कौन सा बैच है नेवी एमआर का, ये 499 में। ऐप आ चुका है, ऐप डाउनलोड करिए, लिंक दिया गया है यहाँ पर। और इस बैच की आपकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी @mystudy_lab टेलीग्राम पर। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग बढ़िया से रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर गाइज, मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।